तो देखो, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाला है सी एस एस। सी एस एस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। जैसे हम लिखते हैं सी एस एस ना, अगर मैं सी एस एस लिखता हूँ तो देखो क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट होता है। ठीक है, ये स्टाइल सीट है, याद रखना स्टाइल सीट है। देखो, पहले के टाइम एक चीज और भी है, अब जल्दी में ही इसका जो लोगो है वो चेंज हो गया है, इस पर्पल कलर का हो गया है। इसके पहले ना जो लोगो था, आज इस ईयर से पहले कोई दिख जाए सही से, हाँ इस टाइप का सी लोगो करता था, इस टाइप का। बट राइट नाउ जो हमारा लोगो है वो अब ये हो गया है, इस टाइप का। ठीक है, और ये क्या है, याद रखना है सीट है। सीट मतलब अब देखो, ये सीट बनती है, अगर सपोज कर रहे हैं कि हमारी एक एचटीएमएल बन गई है, एक एचटीएमएल जैसे हम लोगों ने डे वन डे टू बनाया था, तो सपोज करो एक एचटीएमएल एक्स वाई जेड नाम की बनी हुई है, उसके लिए एक स्टाइल सीट, दूसरे एचटीएमएल के लिए दूसरी स्टाइल सीट बनती है, मतलब एक एक लेआउट के लिए एक एक सीट तैयार होती है ना हमारी। और सी एस एस का यूज क्यों करते हैं, देखो हम लोग सी एस एस का यूज करते हैं अपने डिज़ाइन को मॉडर्न बनाने के लिए ना, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ना, और एक विजिबिलिटी क्लियर करने के लिए। जैसे देखो, एच टी एम एल से हम लोग क्या करते थे, अगर मैं यहाँ पे सी सी एस एस या सी एस एस, अरे एस एस वन डॉट एच टी एम एल लिखता हूँ। देखो, सबसे पहले हमें HTML का स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। HTML का स्ट्रक्चर तो तैयार करना पड़ेगा कि भैया कि हम क्या, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेआउट क्या होगा ना, कहाँ पे मतलब हमें क्या बनाना है। सपोज करो मुझे एक लॉगिन फॉर्म बनाना है, लॉगिन फॉर्म बनाना है, तो उसके लिए हमें वो डिज़ाइन चाहिए, पूरी प्रॉपर HTML चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग उसमें CSS अप्लाई करते हैं। जैसे मैं मान लो मैं लिख देता हूँ डे वन सी एस एस, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया डे वन सी एस एस। इस पेज को रन कर लेते हैं, डेस्कटॉप में होना चाहिए सी एस एस, इसको मैंने रन कर लिया। ठीक है, ये पेज हमारा रन हो गया, यहाँ पर डे वन सी एस एस लिख के आ रहा है। तो देखो, लोगों के बारे में जान लिया अच्छे से, उसके बाद फुल फॉर्म क्या होता है, सीट्स फॉर्म में काम करता है। ठीक है, सीट्स के फॉर्म में काम करता है, बाकी तो और कुछ जानना नहीं है। अब आ जाते हैं, अब सीएसएस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। सपोज करो कि अगर मैंने कोई H1 टैग लिया है जिसमें मैंने लिखा है कि डे वन सी एस एस, ठीक है, या फिर सी एस एस। अब अगर इस पेज को, अरे ऐसा नहीं, ऐसा रहेगा। अब इस पेज को रन करता हूँ तो इस तरीके का आउटपुट आया है। ठीक है, दिख रहा है। अब हमको इसको कलर करना है, स्टाइल बदलनी है, नीचे अंडरलाइन देना है ना, तो इन सब के लिए हमें CSS की नीड पड़ेगी। अब CSS यूज करने के भी कई सारे तरीके होते हैं ना। दो, जैसे मैं, एक होता है हमारा इन पेज यूज करने के लिए, ठीक है, इन पेज यूज कर सकते हैं। और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल CSS ना, एक्सटर्नल CSS एक होगा जो हम पेज के साथ यूज करेंगे, और दूसरा होगा जो हम बाहर रखे रहेंगे उसको यूज करेंगे। अभी सबसे पहले देख लेते हैं, अगर हमें इन पेज ही यूज करना है, ठीक है, इन पेज यूज करना है, तो इन पेज यूज करने के लिए जैसे जो भी टैग है, अब किन किन टैग पे अप्लाई कर सकते हैं CSS, बॉडी टैग पे अप्लाई कर सकते हैं CSS। बॉडी टैग के जो इनर टैग होते हैं उन पे भी हम लोग CSS अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना कि बॉडी टैग और बॉडी टैग के अंदर जो इनर पेजेस, इनर टैग होते हैं उन पे हम लोग CSS अप्लाई करते हैं। अब विथ बॉडी टैग टू क्लोज, अब ये नहीं कि हम लोग हेड टैग पे अप्लाई कर दें, टाइटल पे अप्लाई कर दें, जो हमारा यहाँ पे ये लिख के आ रहा है इसको ग्रीन येलो वैल्यू कर दे, तो नहीं, ये नियम नहीं है। बट हाँ, हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं चेंज होगा, वो भी कहीं ना कहीं हो जाके लास्ट में हो ही जाता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट जो नियम कहते हैं कायदे से, वो तो यही कहता है। ठीक है, अब हमें सपोज करो H1 को हमें रेड में दिखाना हो गया, तो अब अगर इन पेज यूज कर रहे हैं, या इन पेज नहीं,
सॉरी, मैंने इन पेज आपको बताया, एक्सटर्नल बताया और इनलाइन सीएसएस। ठीक है, इनलाइन सीएसएस भी होती है। इनलाइन सीएस देखो, एक्सटर्नल सबसे पहले मैंने बात की थी इन पेज। इन पेज यूज करते हैं हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थ्री टाइप से सीएसएस यूज करते हैं। एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल, एक होता है हमारा इनलाइन सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस वह सीएसएस होती है जो हम पेज बना के एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जैसे सीट हमने एक बना दी, एक सीट कनेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल जगह। इन पेज सीएसएस होता है जो हेड टैग के अंदर टाइटल टैग पे लिखा, टाइटल टैग के अंदर लिखा जाता है। दूसरा होता है इंटरनल सीएसएस जो बॉडी टैग पे, बॉडी टैग से लेके बॉडी टैग के इनर टैग में जो जितने उसके इनर टैग होते हैं उन सब पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, अब जैसे इंटर सबसे नीचे चलते हैं, इनलाइन सीएसएस। जैसे हमें इसे कलर करना होगा तो स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट का फिर हमें क्या अप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे वीएस कोड में बहुत सारी प्रॉपर्टी दिख रही है, विड्थ, बॉर्डर, डिस्प्ले हाइट, वेट, पैडिंग, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, टॉप, बॉटम, मतलब जितनी बहुत सारी पोजीशन उसकी पोजीशन होती है ना, हमारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो अब हमें जैसे मान लो मुझे कलर करना है, तो कलर की प्रॉपर्टी होती है कलर, COLUR वाला नहीं, डबल COLOR वाला कलर यूज करते हैं यहाँ पे। अब जैसे सपोज करो मुझे, अब ये हमारे पास कुछ कलर VS कोड बाय डिफॉल्ट देता है, या तो जो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट कलर सपोर्ट करता है ना, बाय नेम, तो ये सारे कलर हो गए हैं। जैसे मान लो मैं भी के लिए ग्रीन ले लेता हूँ, वैसे मैंने ग्रीन ले लिया, हरा हरा हो जाएगा। अब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये ग्रीन हो गया। ठीक है, कलर चेंज हो गया। अब हमें चाहिए कि चलो और क्या कर सकते हैं, जैसे चलो एक तो हमने यही बना दिया कि H1 से हमने क्या किया, इस यहाँ पे कलर कर दिया। अब अगर इंटरनल चीज यूज करना हुआ, ये इनलाइन हो गई HR टैग। अब मैं कहता हूँ H2 बनाता हूँ, मैं अब इंटरनल CSS यूज करना है, तो मैंने day1 लिखा, इसमें लिखा था day1 CSS, इसमें लिख देता हूँ CSS day1। ठीक है, CSS day1 H2 में याद रखना, तो जो ब्लैक में आ रहा है। अब यूज कैसे करेंगे, यूज करने का भी एक तरीका होता है, हो सकता है आपको पता है, लेकिन उसको बोलते क्या है। अब हम जो CSS अप्लाई करेंगे वो टैग के भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, टैग पे। याद रखना किन किन पे अप्लाई करेंगे, हम करेंगे अप्लाई CSS, एक तो होगा टैग ना, दूसरा हमारा होगा ID, तीसरा होगा हमारा CSS, ओ सॉरी क्लास, CLA क्लास। अब इन तीन में भी नियम है, इन तीन में क्या नियम है वो भी समझते हैं। इन तीन में ये नियम है कि हम अगर CSS अप्लाई कर रहे हैं तो टैग को, एक टैग को मतलब अगर हमने H2 टैग लिया है तो वह CSS मल्टीपल लोग को असाइन हो सकती है। ठीक है, मल्टीपल, जैसे मान लो मेरे पास 10 H2 हो गए, तो वो 10 H2 पे अप्लाई होगा, एट अ टाइम वो 10 H2 पे अप्लाई होगा, मतलब 0 से लेके अगर 100 तक है हमारे सेम टैग इक्वल टू टैग, या फिर कह सकते हैं SAM में सेम टैग। बट अगर आईडी, आईडी एक एट्रीब्यूट होता है, आईडी पे अगर आईडी के बिहाफ पे हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये 1 to 1 ही होगा। मतलब अगर हमने H2 पे एक आईडी बनाई हुई है, जैसे अगर मैंने H2 पे एक आईडी बनाई है, आई ID -1, अगर हम इसको दोबारा से लिखना चाहें कि हमारा H2 दुआ, कहीं हमने H2 बना के या फिर H3 बना दिया है, वहाँ पे ये आईडी अप्लाई कर दें, ये गलत नियम होगा। HTML में याद रखना किसी भी पेज में या एक पेज में एक आईडी को एक ही बार लिखा जा सकता है। लाइक अगर मैंने, मेरा ये पेज है, एक आईडी ये है, और उस आईडी हमने 1 लिखी है, तो हम इसको इस पेज, पूरे पेज में आईडी वन दोबारा कॉल नहीं कर सकते हैं, वन टाइम कॉल करेंगे, कॉल कर सकते हैं। चाहे उस पर हम CSS अप्लाई करें, चाहे कुछ जो भी अप्लाई करें, वो वन टाइम ही कॉल होगी। ठीक है, बट यही चीज़ अगर क्लास में आ जाए
तो वो भी 0 to 100 मतलब चाहे जितनी बार यूज करना चाहो यूज कर सकते हैं सेम क्लास पे, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, बट आईडी हमारी यूनिक रहेगी एक पेज में, क्लास और सीएसएस और क्लास और टैग मल्टीपल यूज कर सकते हैं। एनी डाउट? चलो, आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं इन सबको हटा देता हूँ। अब मुझे पहले टैग पे अप्लाई करते हैं, फिर क्लास पे देखेंगे। टैग पे अप्लाई करना है, जैसे मुझे टैग पे अप्लाई करना है, तो टैग पे अप्लाई करने के लिए मैंने h2 टैग लिया। देखो, स्टाइल टैग के अंदर हमें कुछ नहीं लिखना है, h2 लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज कर देना है। इसके अंदर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे। क्या प्रॉपर्टी? जैसे मैंने लिखा कलर प्रॉपर्टी। ठीक है, कलर प्रॉपर्टी के बाद क्या आती है? उसकी वैल्यू। मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी ग्रीन के बाद, चलो तुम येलो हो जाओ। सेव करता हूँ, पेज को रन करता हूँ, तो ये येलो में हो गया हमारा। ठीक है, ये देखो येलो में हो गया हमारा। ठीक, इस तरीके से। अब ये हमारा क्या है? हमने डाइवर्ट इंटरनल सीएसएस, ये हमने टैग पे अप्लाई कर दी। अब हम क्या कर सकते हैं? हम एच आर टैग, हम चाहते हैं कि चलो H3 बनाते हैं, इसमें भी CSS day1 लिखते हैं। अब मुझे C3 पे भी अप्लाई करनी है, तो मैं H3 लिखता हूँ, कलर यहाँ पे ब्लू कर देते हैं, तो ये अप्लाई हो गई। ठीक है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, यहीं पे हो जा रहा है। अगर मैं इसी H या फिर इसको H1 को H3 बना देता हूँ, तो देखना दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। अब देखो, मैंने तो बोला दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, बट हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? शायद, चलो ऐसा करते हैं, इस वाले पे करते हैं जिसको हमने H2 बनाया था, इस पे हो जाएगा। हो जाएगा, देखो अभी हो जाएगा। इस पे हो गया, बट इस पे क्यों नहीं हुआ? देखो, CSS यूज करने के 3 नियम हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन। लेकिन जिसकी सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू होती है वो होती है इनलाइन CSS की। अगर कोई प्रॉपर्टी इनलाइन लगाई गई है किसी टैग में, तो वो सबसे पहले अप्लाई होगी। क्या होगी? सबसे पहले अप्लाई होगी। फिर दूसरा क्या होगा? इंटरनल CSS अप्लाई होगी। फिर हमारी होगी एक्सटर्नल CSS, अभी जो पेज से बनती है। पेज से कैसे बनती है वो भी मैं बता ही देता हूँ। वैसे जैसे मैंने यहाँ पे क्लास 1 HTML लिखा था, क्लास CSS1.css। ठीक है, इस तरीके से। अब लिंक, अभी इसको यहाँ कैसे यूज होंगे ये बताते हैं। लेकिन देखो, एक चीज और थी। अगर हमने, देखो ये पहला नियम तो ये हो गया कि इंटरनल इनलाइन सीएसएस की प्रायोरिटी ज़्यादा हाई होगी। बट अगर इंटरनल यूज हो रहा है, तो तब तो हमारे पे इस पे येलो होना चाहिए, इस पे क्या होना चाहिए था? ग्रीन, ब्लू कलर हो जाना चाहिए था। हो गया। चलो H2 को भी हम H3 बना देते हैं, तो क्या होगा? तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा? देखो, ये नियम, ये अभी जो इस पे और इस पे सीएसएस अप्लाई हुई है, वो ब्लू अप्लाई हुई है, येलो क्यों नहीं हुई अप्लाई? अब जब भी पेज रन होगा ये हमारा, तो ऊपर से नीचे तक आएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो अब इसको मिला कि H3 येलो है और H3 फिर से येलो है। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे स्किप कर देते हैं, जो भी होगा आगे अप्लाई करेंगे। फिर इसने कहा, फिर यहाँ पे बॉडी में देखा है H3 है, तो ब्लू, वो उसने कहा कौन सा कलर अप्लाई करूँ? फिर उसने कहा अरे छोड़ो, यहाँ पे तो ऑलरेडी ही एक ग्रीन कलर है, तो क्या छोड़ो, ये इसने फोर्सफुल्ली कह रखा है यहाँ पे ग्रीन हो जाए। उसने कहा चलो ठीक है, हो जाते हैं। फिर तीसरी लाइन पे आया, वो कह रहा है H3 है यहाँ पे। फिर वो फिर चेक करता है, मेरे पास तो 2 H3 है, अब किसका अप्लाई करूँ? फिर वो सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है। क्यों? क्योंकि लास्ट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है, क्योंकि वो ऊपर से क्या करते हैं, स्किप करते हुए आता है, लास्ट वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देता है। क्योंकि हमेशा लास्ट इज द फर्स्ट हो जाता है हमारा। जैसे ये हमारा क्या है, इंटरनल में ही ये फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रायोरिटी मानी जाती है, वैसे ही
चाहे वो इंटरनल सीएसएस हो चाहे वो एक्सटर्नल सीएसएस हो, वहाँ पे चाहे जो भी S3 होगा उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, मैं H3 को यहाँ पर भी लिखता हूँ H3। अब देखो, जब हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते हैं फाइल बना के, तो यहाँ पे हमें स्टाइल टैग स्टार्ट एंड क्लोज नहीं करना होता है। ओके, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया कलर रेड करना, अरे रेड करना था, रेड करना था। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, अप्लाई नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लिंक नहीं है। तो लिंक करने के लिए क्या करेंगे, अभी के लिए मैं नीचे कर रहा हूँ, नीचे और ऊपर करने का भी एक नियम है। जैसे मैंने लिंक टैग लगाया, तो लिंक टैग में आरईएल में स्टाइल सीट एचआरईएफ में हमें उस पेज का नाम लिखना होगा। जैसे एंकर टैग होता था एचआरईएफ में पेज का नाम लिखते थे, यहाँ पर भी। तो मैंने लिखा css1.css, लिखा, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखो दोनों ही रेड हो गए। ये वाले क्यों नहीं अप्लाई हुए? क्योंकि अब ऊपर से चलते हुए आया, अब इसके पास गया, ये कहाँ है? यहाँ पे है। इसने चेक किया अच्छा रेड है, चलो रेड कर देते हैं। लेकिन अगर यही चीज ऊपर रखी गई है तो तब तो ब्लू हो गई। चलो एक काम करते हैं, एक प्रॉपर्टी और आती है, कलर के अलावा हम फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा दी इसकी, सबसे छोटी इकाई जो होती है पिक्सल होती है, तो मैंने 50 पिक्सल लिख दिया। अब जहाँ जहाँ H3 टैग लगे हैं सब की साइज बढ़ गई, क्यों? कलर क्यों नहीं बढ़ा, ये क्यों बढ़ गया? अब देखो हुआ क्या, ये गया पेज रन हुआ, येलो कलर तो इसने स्किप मार दिया, इसने कहा चलो जो लास्ट में वो अप्लाई करेंगे। फिर इस H1 में आया, इस H3 में आया, ग्रीन कलर इसको मिला क्योंकि ये लाइन लिखा गया था। ये तो कह रहा है हम तुमको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तुम चाहे जो कर लो, उसको वे छोड़ दिया। अब नीचे आया तो कहा ठीक है कलर, ब्लू ला था लास्ट में, उसने उठा लिया। लेकिन अब इस लिंक टैग में भी कलर था, इसने स्किप स्किप मार दिया। लेकिन इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, साइज वाली प्रॉपर्टी, वो यहाँ पे काम आ गई। क्या नहीं भाई, कुछ भी हो जाए, सब कलर वलर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन फॉन्ट की प्रॉपर्टी तो हमें कहीं नहीं मिली, वो तो सिर्फ एक्सटर्नल वाले में मिल रही है, तो भाई मुझे तो अप्लाई करना पड़ जाएगा ना। तो जिसकी वजह से मैं अगर इस पेज को छोटा कर देता हूँ, हाँ सबसे छोटा ये है, तो अब कलर इसकी साइज इंक्रीज हो गई। बट अगर मैं इसी पे ही साइज हटा देता हूँ, अभी कमेंट कर दिया मैंने, पेज को रिफ्रेश करूँगा, देखो छोटा हो गया। ठीक है, तो याद रखना फिर से अगेन कि CSS यूज करने के 3 नियम हैं, इंटरनल है, इनलाइन है, एक्सटर्नल है। सबसे हाई प्रायोरिटी उसकी होगी जो सबसे लास्ट में होगा, चाहे वो कोई सी भी वैल्यू हो। जैसे अगर मैं H3 H2 कोई सा भी टैग कलर हो, तो वो सबसे पहले कॉल होगा। ठीक है, अब चाहे हम इंटरनल में या फिर एक्सटर्नल में कहीं पे भी यूज करते हैं। जैसे मैं अब बनाता हूँ HR टैग, मैं H2 ले लिया, यहाँ पे मैंने लिखा मिस्टर CODER कोडर। ठीक है, मिस्टर कोडर मैंने लिख दिया। अब मैं इसके अंदर दे देता हूँ, क्या देता हूँ, चलो ठीक है H3 बनाता हूँ अभी के लिए, ध्यान से H3 बना दिया, तो कलर तो वही अप्लाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब H3 में मैंने एक आईडी दे दी, आईडी दे दी, एक सेकंड, एक आईडी दे दी मैंने यहाँ पे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हम यहाँ पे देखो H3 क्लास को टैग तो ले लिया है, कलर हमारा वही आएगा सेम टू सेम। कहाँ गया हमारा पेज, ये यहाँ पे आना है, इसको यही कलर है, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। ये कैसे हो गया, हटो भाई। अच्छा देखो कलर सेम आ रहा है, साइज भी सेम आ रही है, बट हम यहाँ पे आईडी पे अप्लाई करेंगे तो आईडी पे बदलाव क्या आता है। जैसे मैंने कहा कि अगर हम नीचे वाली प्रॉपर्टी सबसे पहले हो जाती है एक सिंपल लैंग्वेज में, बट अभी के लिए मैं आईडी सबसे ऊपर लगा देता हूँ। या छोड़ो, मैं एक्सटर्नल में चला जाता हूँ, यहाँ पे सबसे लास्ट में आईडी लिख देता हूँ कि आईडी देखो। अब आईडी लिखने का नियम होता है, आईडी को लिखने का नियम होता है, हैज कॉल करते हैं, हैज प्रॉपर्टी। लेकिन हैज लिखने के बाद हमें कुछ लिखना होगा। अब
इसके अंदर हम जैसे मैंने कहा ID 1, ठीक है, ID 1, ठीक है, ID 1 कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब आई हैज ID 1 ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ पे कलर ही अप्लाई कर देते हैं अभी के लिए। कलर, तो कलर मैंने यहाँ पे कौन कौन से कलर है, येलो ब्लू रेड कर देता हूँ, रेड। तो अब अगर पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये कॉल हो गया। क्यों क्यों कॉल हुआ, ध्यान समझना, प्रोसेस समझना, प्रोसेस कि पेज रन हुआ, यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, उसने देखा H3 पे हमारा रेड होना चाहिए, और अच्छा दोनों पे रेड रेड है, चलो इसको येलो बना देता हूँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा, येलो भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, येलो भी अप्लाई हो गया, येलो। तो अब गया क्या, ये पेज पे पेज रन हुआ हमारा, इस पेज पे गया, इसने कहा H3 पे रेड और ID 1 पे येलो, वो फिर ये चल गया, फिर नीचे आया, उसने कहा फिर से H3 पे, तो इसने इसको छोड़ दिया, इसके पास आया, फिर यहाँ पे आया, फिर नीचे कह रहे हैं अच्छा चलो उसको छोड़ देते हैं, इसको लेके आते हैं H3, अब ये हो गई। अब फिर वो नीचे आया, H3 पे आया, H3 पे देखा कि ब्लू अप्लाई करना चाहिए, उसने कहा नहीं ब्लू तो नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मैं पहले से ग्रीन रखा हूँ, उसने कहा चलो भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ आगे। आगे आया, उसने देखा H3, तो लास्ट में क्या मिला, H3 ब्लू मिला, अप्लाई हो गया। फिर नेक्स्ट आया, इसने देखा कि H3 फिर से मिल गया हमें H3, फिर क्या चलो इस पे भी हम ब्लू अप्लाई करेंगे। फिर से ये आया इसके पास, इसने कहा H3 चलो ब्लू अप्लाई कर देते हैं, बस कहा नहीं 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 भाई हमारे पास कुछ और भी है, आईडी है, कह रहा अच्छा आईडी है, तो वो फिर उसने कहा आईडी 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 में कौन सी वैल्यू हमने ले रखी है, तो उसने कहा येलो है भाई, हमारे पास येलो है, तो अब वो इसको येलो दे के चला गया, ठीक है, इस तरीके से, समझ गए, ये फ्लो होता है। याद रखना कि कभी कभी ना होगा बड़े प्रोजेक्ट में, कहीं कहीं इंटरनल सीएसएस होगी, कहीं कहीं एक्सटर्नल सीएसएस होगी, कहीं कहीं इनलाइन लिख देंगे सीएसएस। क्यों, क्योंकि देखो जो कॉमन चीजें होंगी, जैसे कॉमन चीजें, वह चीजें जो सबके लिए अलाउ होगी, वो एक्सटर्नल पार्ट में लिखी जाती है, लेकिन मोर देन केस में एक्सटर्नल पार्ट में ही सारी सीएसएस लिखी जाएगी। जब भी आप डेवलपमेंट करेंगे, अपनी वेबसाइट बनाएंगे, तो एक्सटर्नल सीएसएस ही यूज करेंगे। तो हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस में कॉमन चीजें, बेसिकली यूज वाली सारी चीजें लिख देते हैं। अब इंटरनल सीएसएस तब लिखते हैं जब हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं। इनलाइन सीएसएस तब लिखते हैं जब हमें एक ही दो जगह अप्लाई करना है, तो इनलाइन सीएसएस लिख देते हैं, चलो छोड़ो इतना कौन ढूंढेगा, तो हम यहीं पे लिख के चले जाते हैं। लेकिन असली नियम और एक कार्य का तरीका हमारा एक्सटर्नल सीएसएस ही होता है। रियल वर्ल्ड में या फिर डेवलपमेंट में, एज अ मैं डेवलपर हूँ, तो जब भी मैं यूज करता हूँ तो मैं एक्सटर्नल सीएसएस ही यूज करता हूँ। चलो चलो अगर मैं आपको दिखाऊं, देखें जैसे मैं तुम्हें एक लाइव प्रोजेक्ट ही दिखाता हूँ, जैसे चलो देखो, अब ये एक प्रोजेक्ट है, जैसे यहाँ इस HTML में आ जाते हैं, इस HTML में देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे क्लासेस, अब ये CSS लिखा, ये क्लास लिखी गई है, क्लास के अंदर वैल्यू लिखी गई है ना, लेकिन जो इसकी CSS लिखी गई जाएगी, फोल्डर में जाके देखोगे तो यहाँ पे जैसे पेज का नाम ध्यान से पढ़ना, ऑर्गेनाइजेशन अपडेट डॉट HTML, ठीक है। अब ये रहा ऑर्गेनाइजेशन डॉट स्लैश अपडेट डॉट HTML, इसमें एक CSS की भी फाइल है, यहाँ पे कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने बना के रखी है, अगर सपोज करो एक दो CS क्लास देनी होगी तो उसको दे सकते हैं, बट मैंने कहा नहीं यार ये इमरजेंसी के लिए है। बट हमारी सारी CSS कहाँ होगी, पब्लिक के अंदर, देखो CSS एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर स्टाइल डॉट नाम की CSS, स्टाइल डॉट CSS नाम की फोल्डर बनाई है, और CSS है, इसमें सारी CSS लिखी गई है, A to Z CSS लिखी गई है, जो भी CSS हमें लिखनी है, चाहे वो बैकग्राउंड हो, चाहे जो भी हो, बैकग्राउंड से लेके कलर से लेके ना, मैं थोड़ा दिखाता हूँ और नीचे चलते हैं, आते हैं मार्जिन पैडिंग फॉन्ट साइज ना, जैसे H1 H2 ना, ये सारे मतलब कोई भी CSS हो हम कहीं पे भी, मतलब ये एक मास्टर फाइल में लिखेंगे, यही नियम ही होता है, ठीक है। बट अगर इमरजेंसी केस में हम लोग यूज कर सकते हैं, तो ये समझ जाओ। और देखो अब हमने ये देख लिया, एक चीज और देख लेते हैं कि क्लास पे कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे मैं H3 बनाता हूँ, फिर से H3, सर फिर से हाँ, ये कौन सा प्रोजेक्ट था? अरे ये प्रोजेक्ट एक CRM है, वो है
अभी तो ये लाइव मतलब अभी रन नहीं है, चलो वो दिखा देंगे रन में अभी क्लास एंड में। देखो CSS सर मेन। हाँ बताओ। ये पूरा हाथ से क्या कुछ चैट जीपीटी से किया गया है कुछ? नहीं बड़ी नहीं। जब हम लोग रियल डेवलपमेंट में जाते हैं ना, चैट जीपीटी या एआई का यूज करते हैं, बट होता क्या है ना कि सपोज करो कि मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए, जैसे सपोज करो कि मुझे एक पूरी वेबसाइट बनानी है ना। चैट जीपीटी से मैंने कहा कि चलो ये बना के दे दो, नैप बार बना देना, जैसे नैप बार बना देना, स्लाइडर बना देना, ये सारी चीज बना के दे देना। बट होता क्या है ना कि अगर क्लाइंट ने कह दिया बीच में नहीं हमको ये चीजें एडिट कर, अब ये बीच वाला सेक्शन हमें पसंद नहीं है, तो अब अगर तुम चैट जीपीटी यूज किया हो तब तो तुम तो गए काम से। क्योंकि अब तुम दोबारा चैट जीपीटी से ये नहीं कहोगे कि अरे बीच वाला सेक्शन चेंज कर दो, नेम बार के नीचे वाला, मेन्यू बार के नीचे वाला, क्योंकि तुमने पूरा प्रोजेक्ट उससे बनवा लिया है अभी। जी अब सर। वो लास्ट वो अब स्टार्टिंग वाली बात भूल चुका है, या छोड़ो कि वो लास्ट वाली पोजीशन के हिसाब से काम करता है। चैट जीपीटी जो भी तुम्हें रिस्पॉन्स देगा ना, वो तुम्हारे लास्ट रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देगा। तो जब भी डेवलपर बनोगे तो तुम्हें चैट जीपीटी तो नहीं यूज करने को मिलेगी, मतलब मिलेगी, बट तुम्हें खुद से ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे सोचने का जो तरीका है वो तुम ही जानते हो कि हमें क्या यू अलग से बना के देना है, क्योंकि पैसा उसी को अच्छा मिलता है जो अपनी चीजें अलग से बना के देता है। ठीक है। सर हाँ। ये चैट जीपीटी सही आंसर देता है कि कुछ गलत देता है सर? डिपेंड करता है तुम पे कि तुम उससे नहीं सर, पूछना क्या चाहते हो। वो सही भी चैट देता जीपीटी है सर गलत हंड्रेड भी देता है। देखो 100% गलत देता है। मैं बता रहा हूँ, वो सही भी देता है गलत भी देता है, डिपेंड करता है तुम उसको यूज कैसे कर रहे हो। अगर वो उसने जो, यूज कर। देखो वो तुम्हारे साथ 24 आवर्स बैठा नहीं है, जो जैसे मान लो अब मैं ये पढ़ा रहा हूँ, उस अब मैं चैट जीपीटी से कहूँगा भैया यहाँ पे क्लास लगा के दो। अब क्लास का नाम उसने कह दिया कि चलो मैंने लिख दिया क्लास का नाम कि हेडिंग उसने 3 लिख दी यहाँ पे ना। अब इसको थोड़ी ना पता है कि इस हेडिंग को हम कहाँ यूज करेंगे। उसको पता है कि यहाँ पे स्टाइल टैग बना था, चलो यहाँ पे अप्लाई कर दो। अब क्लास को यूज करने का तरीका होता है डॉट से, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, मैं उससे अब मैंने बोल दिया कि चलो ये इस पे क्लास अब लगा देना, और क्लास में क्या करना तुम्हें कि कलर प्रॉपर्टी लगा के इसको एक्वा एक्वा मरीन कर देना। अब इसने कर दिए, ठीक है। अब इसने एक्वा मरीन कर दी। अब मैं कल को गया कि नहीं, मुझे मैं से कह रहा हूँ नहीं तुम यहाँ पे लगा के दो, मैं एक्सटर्नल सीसेस यूज कर रहा हूँ वहाँ पे लगा के दो। तो वो अलग से नीचे तुम्हें रिस्पॉन्स बताएगा, टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखेगा कि अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो इस ये वाली फाइल में क्रिएट करके यहाँ पे ऐड ऑन कर देना। ठीक है। अभी इन फ्यूचर हम तुम्हें प्रॉपर चैट जीपीटी से भी वेबसाइट बनाना सिखाएंगे, चिंता ना करो। चैट जीपीटी जेमिनी सर पूरी वेबसाइट बना के देता है, बट अगर हम उसको एक लिमिट तक यूज करते हैं तो अच्छी बात है। अगर हम उसमें ज़्यादा चेंजेस करते हैं तो फिर हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अब देखो जैसे सर, तुम, हाँ हाँ। हमारे कॉलेज में एक कंपनी आई थी, मेट कनेक्ट करके, वो पटना की थी। वो ऑनलाइन एग्जाम लिया था, सब बच्चे ने चैट जीपीटी से किया था, सबका गलत आया है, किसी का भी सही नहीं है। जो अपने से किया है, जिसको आता था अच्छा से, उसी भर का निकला है। मैंने तुमको क्या बताया कि चीजें सही भी हैं चीजें गलत भी हैं ना। चैट जीपीटी के पास वो आंसर है जो पहले से ही है। अगर तुम जैसे अगर मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुमसे कहूंगा कि मुझे तुम एक पेन दो, तुम्हारे पास जो पेन होगी तुम वही पेन दोगे। ठीक है, लेकिन मुझे मैंने ये तो नहीं बताया ना तुम्हें कि तुम मुझे कौन से पेन की नीड है। मुझे तो अगर ब्लू पेन की, मैंने कहा ब्लू पेन दे दो मुझे, तुम्हारे पास ब्लू पेन थी तुमने ब्लू पेन दे दी। अगर मुझे एग्जैक्ट मेरी मेरी जो मेरी नीड थी ब्लू पेन की तो वो मुझे नहीं मिली, तो फिर मैं तो कहूँगा ना तुम्हारा आंसर गलत है। वही बात जी होती है। ठीक है। चलो अब देखो मैंने क्लास अप्लाई कर दी, क्लास क्लास एट्रीब्यूट, उसके बाद यहाँ पे हेडिंग 3 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कलर एक्वा मरीन दे दिया। अब देखना यहाँ पर भी H3 लगा है लेकिन क्लास लगा है। तो अब अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसका आउटपुट एक्वा मरीन हो जाएगा। ठीक है। अगर चलो ऐसा करते हैं कि अब मैं यही क्लास
इसको दे देता हूँ जिसके पास पहले से आईडी है, तो क्या होगा? क्या लगता है कि आईडी अप्लाई होगी या क्लास अप्लाई होगी? रिफ्रेश करते हैं, आईडी ही अप्लाई होगी। क्यों? मैंने बताया था आईडी यूनिक होती है, आईडी यूनिक होती है। अगर मैं ये आईडी इस भाई साहब को दूं कि लो मैंने आईडी 1 बनाई थी, तो अभी अप्लाई हो गई, अभी अप्लाई हो गई। क्यों अप्लाई हो गई? क्योंकि देखो जब हमारा छोटा प्रोजेक्ट होता है, छोटा प्रोजेक्ट होता है और जब लोकली होता है, लोकली मतलब जब हमारे सिस्टम पे होता है, तो वो केस सेंसिटिव चीज़ों को नहीं समझता है उतना ना, उसको प्रॉपर रीड नहीं करता। जब हमारा यही चीज़ सर्वर पे जाएगा तो वहाँ पे प्रॉपर वो क्या होता है, केस सेंसिटिव बन जाता है मामला वहाँ पे। अभी जब लोकली तो चल जाएगा, बट जब 1000 लाइन का कोड होगा तो उस केस में आईडी नहीं वर्क करेगी। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, जब इसको सी एस एस अप्लाई की, इस पे क्लास दी, तो क्या हुआ, इसने इसको रिमूव करके इस पे अप्लाई किया। अब चलो ऐसा करते हैं कि इसको हटा देते हैं, इसको लास्ट में लगा देते हैं, इसको इस क्लास को पहले लगा देते हैं, तो अब क्या होगा, अभी भी वो येलो ही रहेगा। तुम कितना भी कर लो उसके आगे पीछे कोई मतलब नहीं, क्योंकि किसी भी पेज में अगर आईडी लगी हुई है, किसी भी पेज के टैग में आईडी लगी हुई है, उस पर जो प्रॉपर्टी लगी होगी ना, उसको कभी बाईपास नहीं कर सकते हैं। अब बाईपास इन द सेंस कि मतलब हम उसे ओवर राइड नहीं कर सकते, सॉरी मैंने बाईपास बोल दिया, ये एक अलग टर्म हो जाएगा। तो मैंने आईडी को हम लोग ओवर राइड नहीं कर सकते हैं, बट ओवर राइड कर भी सकते हैं। कैसे? इंटरनल सी एस एस लगा के। इंटरनल, अगर मैं इसको कहूँ अब यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी में ब्राउन कर देता हूँ, तो ये ओवर राइड हो जाएगा। ठीक है, ओवर राइड। तो सबसे पहली जो हाई प्रॉपर्टी होती है वो इंटरनल सीएसएस की होती है, सबसे हाई प्रॉपर्टी। उसके बाद आईडी की होती है, उसके बाद फिर क्लास की होती है, देन हमारी टैग की होती है। ठीक है, जान गए अच्छे से? समझ गए ना? देखो सीएसएस में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मल्टीपल जगह सीएसएस रखी हुई है, उसको यूज कैसे करना है ये इम्पोर्टेंट है। अगर तुम लोग रिएक्ट पढ़ोगे, रिएक्ट टेक्नोलॉजी या फिर मोनेस्टैक अगर पढ़ोगे, तो वहाँ पे सारी चीज़ें अलग अलग भी हो सकती हैं, तो उन सबको यूज करना एक ही जगह करना होगा, लेकिन होगी बहुत जगह। तो इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि क्लास आईडी टैग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्योंकि जब हम लोग एज अ डेवलपर जाएंगे, फ्रेशर जाएंगे, तो हो सकता है इंटरव्यू में ये सारी क्वेश्चन पूछे जाए कि क्लास आईडी टैग सब कुछ अप्लाई है, तो अब हमें सबसे हाई प्रॉपर्टी किसकी होगी। सपोज करो तुम्हें ऐसा ही कोड दे दिए बना बनाया कि ये भी है, और साइड में सुन, साइड में ये भी ओपन करके दे दिए, कहें बताओ इन सब में से कौन किस पे क्या कलर अप्लाई होगा। तो अभी जैसे मान लो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो अब पूछ भी सकते हैं कि हाँ ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, बताओ इनमें से कौन सा कलर अप्लाई होगा, किस पे क्या होगा। नॉर्मल सी बात है, ये तो हमारा चल जाएगा, हाँ रेड होगा। अब इस पे क्या होगा, इस पे तो हमारा क्या आएगा, येलो ही आएगा। ठीक है, येलो ही आएगा। इस पे भी येलो ही आएगा, आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, ब्लू है, तो ब्लू ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, ब्लू ही आएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी ब्लू ही आएगा हमारा। और इस पे क्या आएगा, आईडी, आईडी पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ आईडी पे येलो लगा है, तो यहाँ पे येलो ही आएगा। अब ये क्लास है, तो अब ये टैग हटा दो, क्लास क्या है, H3 है। अब अगर ना मैं इसको यहाँ से हटा के अगर यहाँ रखता हूँ, तो भी आई थिंक, अरे कॉपी पेस्ट तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे रखता हूँ, तब भी हमारा क्या लिखा था मैंने, एक्वामरीन, हाँ एक्वामरीन, यही का फिर वही क्लास, ओ सॉरी वही सी एस एस अप्लाई हुई है, एक्वामरीन ही अप्लाई हुई है। ठीक है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हाई ही है ना, उसको ये मतलब नहीं है कि अगर इन पेज हमारा टैग में लगाया गया वो उसे ओवरराइड कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा तुरंत। इन सबको भी वो इनलाइन से लिख के बाईपास कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? ये एकदम बेसिक चीज़ थी, HTML और CSS को अप्लाई करने का तरीका ना, कितने तरीके हैं, तीन तीन चार तरीके हैं, वो भी समझ गए ना। और ये देखो अब CSS कई तरीके से अप्लाई होते हैं,
एक तो होता है टैग पे, एक होता है हमारा आईडी पे, सीएसएस पे, ग्रुप होता है, सूडो क्लासेस होती हैं। ठीक है, देखो दोबारा से दिखा देता हूँ ना, तो देखो कितने टर्म होते हैं, मैं बताते जा रहा हूँ, नोट कर लेना। एक होता है हमारा सबसे पहले टैग, दूसरा आईडी, तीसरा क्लास, उसके बाद होता है ग्रुप। ठीक है, ग्रुप भी, जैसे सपोज करो मुझे तीन चार में एक ही कलर चाहिए, अभी आगे बताएंगे, तीन चार पे अप्लाई करना है सेम कलर, तो उसको कहते हैं ग्रुप। ठीक है, फिर कुछ सूडो क्लास, सूडो प्रॉपर्टी भी होती है, फिर सूडो प्रॉपर्टी भी होती हैं, वो भी होगी। ठीक है, तो ये तीन चार नियम हैं जो जिसपे हम कलर अप्लाई करते हैं। अब देखो आईडी क्लास से समझ के क्या होता है, अब ग्रुप से कैसे होता है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, छोड़ो, मैं एक H3 बनाता हूँ, नहीं 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 H3, हाँ ठीक है, H3 कॉमा H2। ठीक है, अब मैं H2 टैग नहीं है ना यहाँ पे, H2 टैग यहाँ पे लिख देता हूँ HELLO, हेलो आ जाना चाहिए, हेलो। ठीक है, हेलो आ गया। ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं अभी के लिए। अब हेलो है, मुझे इस पे भी, मतलब H3 जितने भी हैं उन पे और H2 पे कुछ कॉमन चीज़ अप्लाई करनी है। कॉमन चीज़ ये अप्लाई करनी है कि मुझे सबका फॉन्ट साइज या फिर फॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर देना है, मतलब इटैलिक में आए। तो अब रिफ्रेश करूँगा तो देखो अभी अप्लाई नहीं हुआ। ओके, क्या हुआ है, क्या हुआ है इसके अंदर, ये हाँ एक मिनट, अरे रुको तो, ओके ओके ओके, ये H3 के अंदर H2 ढूंढ रहा है, सॉरी कॉमा लगाना पड़ेगा तब होगा। अब हुआ, देखो अगर कॉमा लगाएंगे तो ग्रुप हो जाएगा, और अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो वो क्या होगा, ढूंढेगा कि H3 के अंदर H2 ढूंढ रहा है। ठीक है, जैसे बताता हूँ कि अगर मैं कॉमा लगा दिया हूँ तो क्या हुआ, अरे हो जाओ, हाँ कॉमा लगाने के बाद ये सब पे इटैलिक अप्लाई हो गया है। बट बट मैं एक नीचे HR बनाता हूँ, H2 बनाता हूँ, नहीं 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 H3 बना लेता हूँ। ठीक है, H3 में मैंने मैंने दे दिया HELLO, हेलो भाई कैसे हो, या फिर हेलो भाई कैसी रही CSS की CLASS क्लास। ठीक है, इस पे क्या आएगा, आउटपुट ब्लू आएगा। बट मैं इसी के नीचे H2 टैग बनाता हूँ। ठीक है, उसने कहा कि बढ़िया थी। ठीक है, बढ़िया थी, तो H2 पे तो अभी ब्लैक आया, H2 पे ब्लैक आया, लेकिन मुझे ब्लैक नहीं चाहिए। या सपोज करो मैं H4 टैग ले लेता हूँ यहाँ पे, इस पे इसने कहा बढ़िया थी, तो मुझे अब क्या चाहिए, हाँ अब मुझे चाहिए क्या, नहीं इसका कलर चेंज हो, इसका कलर चेंज हो, और मैं एक टैग और लगा देता हूँ H4। अब इसका कलर क्या, इस पे क्या कह दिया मैंने, CLA सी कल, चलो अभी के लिए यहाँ पे क्या लिखूं, अरे चलो लॉरेंट ऑप्शन ले देता हूँ, अभी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ये लिख दिया। अब अंतर देखो, हमने ग्रुप क्लास बनाई थी तो सब, सॉरी 100% जो हो जाओ, हाँ ग्रुप क्लास बनाई थी तो सब पे इटैलिक अप्लाई हुआ, इस पे भी हुआ। बट ये क्या है, इसके अंदर ये लगाया हुआ हमारा टैग है जिसको हम कह रहे हैं, क्या नाम है, H4। इस पे हमें कुछ अप्लाई करना है प्रॉपर्टी, और इस पे भी कुछ अप्लाई करना है। कैसे, जैसे मैंने कहा
जितने भी H4 टैग हैं, पहली बात तो उनका कलर भाई साहब आप करो यहाँ पे एक टोमेटो कलर करो, ठीक है, टोमेटो कलर करो। उसने कहा हाँ भाई साहब हो गया, बट मुझे इसका कलर तो नहीं चेंज करना था ना। तो अब इसको कैसे सुधारेंगे? मैंने ये कहा कि अगर 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 कहीं H3 के अंदर H4 टैग मिले तो उन भाई साहब को कहना कि आपका जो कलर है वो ब्लैक ही रहेगा। तो उसने कहा ठीक है। पेज को रिफ्रेश करते हैं। अरे H4 काम नहीं कर जाओ। अगर कॉमा लगा देते हैं। अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, देखो प्रॉब्लम अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि देखो अब एक प्रॉब्लम भी आ गई कि नहीं अप्लाई हुई, हो तो जाना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है हमारे टैग यूज करने से। अभी तक हम किस पे अप्लाई कर रहे थे? टैग 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 टैग। आईडी क्लास पे तो बहुत कम किए हैं। तो अब ना, अब जब हम लोग डेवलप करते हैं चीज़ें, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर हम सिंगल चीज़ बार बार यूज कर रहे हैं तो वो सब जगह ढूंढने लगता है। अब H3 सब जगह ढूंढने लगा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये इसको स्किप कर दिया है। बट अगर मैं यहीं पे एक क्लास बनाया होता, सपोज दैट कि H3 क्लास, ठीक है, और इसको बनाया होता क्लास H4 क्लास, ठीक है, तो अब देखो इन दोनों पे प्रॉपर अप्लाई होगा। कैसे? मैं यहाँ पर डॉट लगाता हूँ, फिर यहाँ पे डॉट लगाता हूँ, ठीक है। हो क्यों नहीं रहा है भाई लाइन? मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? इनर सीसस तो ऐसे ही अप्लाई करते हैं एलिमेंट के अंदर जिस पे ब्लैक लग जाए। हो क्यों नहीं रहा है? मैं कॉमा लगा देता हूँ तो तब तो सब पे अप्लाई जाएगा। कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत मैंने लिखा है। क्या गलत लिखा है? आई डोंट नो। मैं भी कंफ्यूज हूँ कि मैंने गलती क्या लिखी है। तो स्पेसिफिक स्पेसिफिक कलर कैसे अप्लाई करते हैं? सिलेक्टर, ठीक है, यही तो आना चाहिए इसको। ओके 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 ओके। प्रॉब्लम आई थिंक टैग करना होगा। अगर मैं इसको भी पैराग्राफ टैग और इसको भी पैराग्राफ टैग बना देता हूँ और टमाटो कलर जो लगाया था मैंने यहाँ पर भी पैराग्राफ कर देता हूँ, तो आई थिंक हो जाना चाहिए। हो गया। टैग प्रॉब्लम कर रहा है, टैग टैग, क्योंकि जैसे हेडिंग टैग होता है ना, वो पेज को हेडिंग कॉल करने लगता है, तो हेडिंग टैग में ये प्रॉपर्टी नहीं काम करती है। कोई हमारी नॉर्मल प्रॉपर्टी, जैसे हेडिंग क्या होता है, हेडिंग प्रॉपर एक मार्क करने के लिए चीज़ें होती है, आइडेंटिफाई करने के लिए चीज़ें होती है। इस वजह से उस पर अप्लाई नहीं होता है, तो ये याद रखना है, उस पर नहीं करना है। इनर टैग में हमें याद रखना है कि जब किसी भी पेरेंट के, मतलब पेरेंट चाइल्ड समझ लेते हैं कि अगर पेरेंट में कोई हेडिंग टैग है और हम किसी चाइल्ड पेरेंट को कॉल, चाइल्ड हेडिंग कॉल करना चाह रहे हैं, तो वो नहीं कॉल होगी। उसको हमें, अगर उसके अंदर आईडी है तो डायरेक्ट उसी पे अप्लाई करना होगा, या तो फिर अगर क्लास है तो डायरेक्ट उसी पे ही अप्लाई करना होगा, या तो फिर इनलाइन लिखना पड़ेगा। वैसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ से ये ग्रुप हो गया, ठीक है, ये तो स्पेसिफिक हो ही गया है। ये हमारा सिलेक्टर है, मतलब इनर सिलेक्टर अप्लाई करने के लिए, ठीक है, इनर इनर क्लासेस या फिर इनर सीएसएस अप्लाई करने के लिए। ये ग्रुप्स क्लासेस हो गई। और ये इंडिविजुअल अप्लाई करने के लिए, उसके बाद ये आईडी पे अप्लाई करने के लिए, ये सीएसएस अप्लाई करने के लिए, ठीक है। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट करना हमें।
प्रॉपर बताएंगे। बस अभी के लिए यहीं तक। कल थोड़ा सा और देखेंगे कि इस अभी तो हमने बेसिक देख लिए, कल संडे बेसिक देख लिए कि सिलेक्टर, क्लास, ग्रुप, ये सब क्या होता है। उसके बाद कुछ टैग पे अप्लाई कर लिया है। देन आईडी क्लास को इंटरनल सीएसएस भी देख लिया है। ठीक है, इसके बाद अब थोड़े और मतलब अब अदर प्रॉपर्टीज देखेंगे। अप्लाई करना सीख लिया हमने, कैसे अप्लाई करते हैं, इनर प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, बाकी अब आगे क्लास नेक्स्ट एपिसोड में।